जय मेवाड़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है एक बार पुनः। कल हमने वर्ण विचार की क्लास का भाग 1 पढ़ा था। इस वर्ण विचार के अंतर्गत हमने जो जो पढ़ लिया था उसका एक बार पुनः हम रिवीजन करते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में कल हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था, तो वर्ण की परिभाषा पढ़ ली थी एक, उसके बाद वर्णमाला पढ़ ली थी। मित्रों, वर्ण किसे कहते हैं एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं मोटा मोटी। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। और हमने वर्ण के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा था इस चीज का ध्यान रखना है। तो वर्ण के अंदर हमने पढ़ा था भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सके उसे अपन ने वर्ण कहते हैं, ये पढ़ा था। उसके बाद वर्णमाला के अंतर्गत आए थे अपन ने। वर्णमाला के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, ये बात पढ़ी थी। इसके अंदर अपन ने क्या लिखा था? स्वर लिखे थे। स्वर के बाद अपन ने व्यंजन लिखे थे। व्यंजन के बाद अपन ने अयोगवाह लिखे थे। उसके बाद मित्रों अपन ने इसके अंदर अयोगवाह के बाद आगत ध्वनि के बारे में बात करनी थी हमें, तो हमने इसमें एक भाग पढ़ा था स्वर के प्रकार पढ़े थे। तो मित्रों आइए अगले पेज पे चलते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर अपने स्वर में क्या क्या पढ़ा था उस चीज को एक बार पुनः कर लेते हैं। तो स्वर के प्रकार पढ़े थे हमने, स्वर के प्रकारों को पढ़ा था। कौन से प्रकार थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा था। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ा था। उसमें भी अपन ने ह्रस्व और दीर्घ स्वर में हमने विभिन्न आधारों के आधार पर पढ़ा था, उच्चारण के आधार पर पढ़े थे। एक तो पढ़ा था उच्चारण के आधार पर हमने पढ़े थे स्वर, उच्चारण के आधार पर पढ़ा था एक। दूसरा अपन ने पढ़ा था, पहला अपन ने पढ़ा उच्चारण के आधार पर और दूसरा जीवा के आधार पर पढ़ा था। दूसरा अपन ने जीवा के आधार पर पढ़ा था, यानी जीवान जिस हिसाब से बोलेगी और जिस आकृति की बनेगी उसके बारे में पढ़ा था। अब आज तीसरा हमें जो कंटिन्यू करना था वो मुखाकृति के आधार पे करना था। उच्चारण के आधार पर हमने स्वर को दो भागों में बांटा था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में बांटा था जो ऊपर लिखा गया है। और उच्चारण के आधार पर बांटा था। और जीवा के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा था। अग्रभाग, आगे वाला हिस्सा, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, 3 हिस्सों में बांटा था। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करेंगे तीसरा हिस्सा जो हमको पढ़ना था मुखाकृति के आधार पर। तीसरा जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन मुखाकृति के आधार पर। मुखा आकृति के आधार पर वर्णों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। मुखाकृति के आधार पर स्वर मुखाकृति के आधार पर स्वर के क्या प्रकार हैं मित्रों, अपन बात कर लेते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे वो भी बात कर लेते हैं अपन। मुखाकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे तो बात करते हैं। पहला, मुखाकृति के आधार पर पहला होगा संवृत हो जाएगा। संवृत के बाद दूसरा हो जाएगा अर्ध संवृत। ध्यान रखना है, थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसको 2 अलग अलग पेजों पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझ लेते हैं। संवृत में क्या हो जाएगा? संवृत के अंदर क्या होगा, जब हम बोलेंगे तो हमारे जुबान की आकृति, परिभाषा आप लिखते रहना, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के। बोलते समय मुंह के अंदर जुबान का हिस्सा कुछ ज्यादा ऊंचाई पर हो जाता है, इसलिए इसे संवृत बोलते हैं। यानी ये मुखाकृति है, ये मुंह है, मुंह के अंदर जीभ है, तो इसकी थोड़ी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है, ये बोलते हुए होता है। इसके अंदर क्या क्या वर्ण आ जाएंगे? इसके अंदर दोनों ई आ जाएंगी और दोनों ही ऊ आ जाएंगे मित्रों, दोनों ई और दोनों ऊ आ जाएंगे। जबकि अर्ध संवृत में क्या होगा? बोलते हुए जीबान की ऊंचाई
इसके बनिस्पत यानी संवृत के बनिस्पत कुछ कम ऊंचाई पर होगी और इसके अंदर आधा बंद होगा मुंह। कैसा होगा? मुंह आधा बंद होगा अर्ध संवृत के अंदर। और इसमें इसके अंदर क्या आ जाएगा? ए। एक तो ए आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा। ये ध्यान रखना है मित्रों, ये 2 वर्ण इसके अंदर आ जाएंगे और ये 4 वर्ण जो है वो सारे संवृत के अंदर आ जाएंगे। अब अगले पेज पे चल के 2 और हिस्से बचे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो कौन सा होगा? तीसरे नंबर पे विवृत आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों? विवृत आ जाएगा। तीसरे नंबर का जो है वो विवृत आ जाएगा, विवृत। और चौथे नंबर में जो होगा मित्रों अर्धविवृत होगा। क्या होगा? अर्धविवृत। थोड़ा सा पेन ढंग से नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अर्धविवृत, विवृत और अर्धविवृत। विवृत में कौन सा? विवृत का वैसे तो अर्थ होता है खुला। जब वर्णों को हम बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा मुंह खुला हुआ रहता है, यानी कि पूरा बोलते समय मुंह खुल जाता है विवृत के अंदर। जबकि अर्धविवृत के अंदर क्या हो जाएगा? अर्धविवृत में विवृत से कम मुंह खुला रहेगा, कम खुला रहेगा। ये ध्यान रखना, पहले अर्थ समझना है, खुला और कम खुला। जबकि संवृत में क्या था? जीभान का हिस्सा बहुत ज्यादा ऊपर होता है और विवृत में, अर्ध संवृत में क्या हो जाएगा? उससे कम खुला हुआ रहेगा। ध्यान रखना, वर्णों को भी याद रखना है। परिभाषा तो केवल और केवल एक बार के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रहेगा। तो विवृत के अंदर क्या होगा? मुंह खुला रहेगा। जबकि अर्धविवृत के अंदर क्या होगा? विवृत से थोड़ा कम खुला हुआ रहेगा। तो विवृत के अंदर कौन सा वर्ण आ जाएगा? विवृत के अंदर आ जाएगा। आ अपन जब बोलते हैं तो मुंह पूरा खुला हुआ रहता है। जबकि अर्धविवृत के अंदर कम खुला हुआ रहता है। इसके अंदर जो वर्ण आएगा अ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। इस तरीके से एक तीसरे नंबर का जो प्रकार था मुखाकृति के अनुसार वर्ण के ये स्वर के प्रकार, ये यहाँ पे खत्म होता है। चौथा जो प्रकार है स्वरों के विभाजन में, चौथा जो प्रकार है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उच्चारण के बाद दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है उत्पत्ति या रचना के आधार पर। उत्पत्ति व रचना के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। रचना के आधार पर स्वर, आधार पर स्वरों के प्रकार, आधार पर स्वर के प्रकार या स्वरों के प्रकार जैसे मैं बोल रहा हूं और कुछ चीजें यहाँ पे मिसप्रिंट या मिस होती है तो आप वहां से लिख ले जहां मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बोलते हुए मिस्टेक नहीं होगी, लिखते हुए कहीं मिस राइटिंग हो सकती है। तो उत्पत्ति और रचना के आधार पर स्वर के 2 प्रकार होते हैं मित्रों। कौन कौन से होते हैं तो मैं बताता हूँ, पहले लिखवा दिया। वैसे 2 प्रकार है। कौन से 2 प्रकार है? 2 प्रकार में बता देते हैं। पहला आपको मूल और दूसरा संधि, वो पहले लिखवा चुका हूँ उपनाम है। मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर में आपने नाम सुना होगा, मिश्रित और संयुक्त 2 थे। मूल का रस्व नाम था यानी छोटे। तो मूल स्वर के अंदर क्या होता है? अपने आप में स्वर मूल होता है, कहने का तात्पर्य अपने आप में स्वतंत्र है, इसके साथ कोई अन्य वर्ण नहीं मिला हुआ है। जबकि संधि स्वर में एक से अधिक वर्ण, एक से अधिक स्वर प्लस स्वर मिलके बन जाते हैं, एक से अधिक स्वरों से मिलता है, जबकि केवल अकेला स्वर होता है। अगले पेज पे पढ़ते हुए व्याख्या कर लेते हैं कैसे। तो कहने का तात्पर्य मूल स्वर तो 4 है। अपने मूल स्वर कौन से हैं? जो अकेले हैं, अ है, छोटी ई, छोटा ऊ और री है। जबकि संधि स्वर के अंदर क्या होगा? संधि स्वर के अंदर क्या होगा? 2 से अधिक मिलकर बनेंगे। कितने बनेंगे? संधि स्वर के अंदर स्वर 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर स्वर बनेगा, उसे संधि स्वर कहेंगे। कहने का तात्पर्य क्या रहेगा तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हमारे को बड़ी ई मिल जाएगी, आ मिल जाएगा। सबसे पहले आ की बात कर लेते हैं तो दोनों अ से मिलके बन रहा है, ये ध्यान रखना है। आगे संधि पढ़ेंगे तब भी काम आ जाएगा। दोनों अ से मिलकर क्या बनेगा? हमारा आ बनेगा। दोनों छोटी जैसे बड़ी ई बनेगी तो दोनों छोटी ई से बड़ी ई बनेगी। अभी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बड़ी ई बाकी है, तो दोनों छोटी वाली ई से मिलकर एक बड़ी, सॉरी मिस्टेक हो गई लिखने में, हाँ,
दोनों छोटी ई से मिलकर बड़ी ई बन जाएगी, ये चीज है। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों छोटे वाले ऊ से बनकर यानी छोटे ऊ से मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ऊ बन जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आई बनेगा हमारा, ए बनेगा एड़ी वाला। तो अ के साथ ई यदि मिल जाती है, अ के साथ यदि ई का मेल हो जाता है, छोटी ई मिलेगी, बड़ी नहीं। यदि इस वाले के साथ में अ के साथ में छोटा ई मिल जाता है तो एड़ी वाला ए बन जाता है। जबकि अ के साथ में, ये लिख लेना बहुत काम का है, अ धन ए हो जाता है छोटा वाला, तो ऐनक वाला ए बन जाता है। और साथ में अ के साथ उ मिल जाता है, छोटा उ, तो ओ बन जाता है औरत ओखली वाला। और अ के साथ में एक लास्ट इसके अंदर रहेगा, अ के साथ में ओ मिलता है यदि, तो औरत वाला औ हो जाता है। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये बाद में भी काम में आएगी। यहाँ मैं पेन चेंज करके कुछ ब्रैकेट वगैरह बना देता हूँ ताकि ध्यान में आ जाए आपको कौन कहाँ से मिलके बन रहा है। यहाँ ये कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ से यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे क्या चीज बन रही है। इससे क्या संधि पढ़ेंगे तब ध्यान में आ जाएगा कि और मिलके आ बन जाएगा, और अ बराबर आ, ई बराबर बड़ी ई, ऊ छोटा, दोनों छोटे ऊ से मिलके बड़ा हो जाएगा, अ के साथ ई होगा तो ए हो जाएगा, अ धन ए बराबर आई, और ए अ प्लस ऊ बराबर ओ, और अ और ओ मिलके औ हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है ताकि हमें अगली बार जब भी पढ़ेंगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन अगले पेज पे चलते हैं। ये बात हो गई थी स्वरों के प्रकार के बारे में। अब स्वर के बाद में दूसरा जो नंबर आता है, हमने व्यंजन लिखा था परंतु अयोगवाह बाकी है। अयोगवाह क्या है, व्यंजन से पूर्व और स्वर के बाद में लिखे जाते हैं, तो क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। अयोगवाह, अयोगवाह में क्या आएगा अयोगवाह में क्या आएगा, अम और अह, अम और अह आ जाएगा, अम व अह आएगा। अम और अह के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, अम और अह के बारे में पढ़ते हैं। अम और अह, अम क्या है, बिंदी लग रही है तो इसे क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुस्वार। क्या हो जाएगा, अनुस्वार। और एक हो जाएगा अनुनासिक, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, इसकी बात इनके बात कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका अनुनासिक। क्या हो जाएगा, अनुनासिक, अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में सामान्य भेद है, उसको समझ लेते हैं, फिर अपन विसर्ग के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार के क्या होता है कि अपने से पूर्व वर्ण पर बिंदी लगती है, अपने से पूर्व वर्ण पर, अपने से पूर्व वर्ण पर क्या लगेगा, पूर्व वर्ण पर बिंदी लगेगी। क्या लगेगी, बिंदी, बिंदी लगती है। ठीक है, बिंदी लगती है। कैसे लगती है समझाते हैं आपको, और इसके बाद क्या वो भी समझाते हैं। अपने से पूर्व यानी कहने का मतलब ये, जैसे स्वयं लिखा मैंने तो य के ऊपर बिंदी लगा दी। अंग लिखा, अंग पढ़ क्या आ रहे हैं, अंग न का उच्चारण आ रहा है ग के पहले और अ के बाद में, बिंदी कहाँ लग रही है, अ पे लग रही है। अंगूर पढ़ते हैं अपन, अंगूर, तो अंगूर में भी देखिए आप, बिंदी कहाँ लग रही है, अ पे लग रही है। अपने से पूर्व वर्ण पर क्या लगेगी, बिंदी लग जाएगी। ध्यान क्या रखना है, अपने से पूर्व वर्ण पर बिंदी लगेगी। अब कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि जब हम बोलते हैं अनुस्वार को, तो बोलते समय हवा जो होती है वो नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हवा नाक से निकलती है, नाक से। ये ध्यान रखना, हवा कहाँ से निकलेगी, उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलेगी। अनुनासिक के अंदर क्या होगा, अनुनासिक में क्या होगा, अनुनासिक में बोलते हुए, बोलते हुए, बोलते हुए हवा जो होगी, हवा उच्चारण करते समय हवा नाक व मुंह दोनों से निकलेगी, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, चंद्र बिंदु लगेगा। क्या लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा। अब कहाँ लगेगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा। कैसे,
तो आपको बताते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ मुंह लिखा हुआ, देखो मुंह के ऊपर ही मैंने ह के ऊपर ही चंद्र बिंदु लगाया। उसी तरीके से हंस, हंस के ऊपर चंद्र बिंदु ह के ऊपर लगा हुआ है। आंख, आंख के ऊपर देखो चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो ध्यान रखना, अनुस्वार में क्या होगा, अनुस्वार में क्या होगा, अपने से पूर्व वाले वर्ण पर क्या लगेगा, बिंदु लग जाएगी और बोलते हुए हवा क्या होगी, नाक से निकलेगी। जबकि अनुनासिक में क्या होगा, बोलते हुए उच्चारण करते समय मुंह की हवा नाक और मुंह दोनों से ही निकलती है और या इसका निशान जो होगा चंद्र बिंदु होगा, जबकि इसका निशान अपने से पूर्ण वर्ण पर बिंदु लगेगा। अभी इसी कंडीशन में तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं। और तीसरा कौन है, तीसरा है हमारा विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग दो बिंदु के रूप में होता है, विसर्ग दो बिंदु के रूप में होता है। और ये क्या होता है, हल्के ह जैसा प्रयोग में आता, बोलते हैं हल्के ह का उच्चारण आता है, ह का उच्चारण होता है। क्या होता है, हल्के ह का उच्चारण होता है, उच्चारण होता है। ठीक है, उच्चारण, हल्के ह का उच्चारण होता है। इसमें क्या होगा, हल्के ह जैसा उच्चारण होता है। जैसे अपन ने लिखा प्रातः, तो ये देखो ह का आवाज आ रहा है, नमः, ये इस तरीके की आवाज आएगी। जनरली ये संस्कृत भाषा में काम में आता है, हिंदी में बहुत ही कम, बराबर आता जरूर है लेकिन कम आता है, इतना नहीं आता। अगली कंडीशन में अपन ने क्या पढ़ लिया, पहले स्वर पढ़ लिए, स्वर के प्रकार पढ़ लिए। फिर अपन ने क्या पढ़ लिया, अयोग वाह पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, अयोग वाह पढ़ लिए। अब तीसरा जो नंबर आता है हमारा व्यंजन का आता है। अपन व्यंजन को शुरू करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं व्यंजन के प्रकारों को। आइए मित्रों अगले पेज पर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अपन पढ़ रहे हैं अभी व्यंजन। व्यंजन का जो प्रकार है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन व्यंजनों को लिख लेते हैं। तो व्यंजन में देखिए क, ख, ग, ग, अण खाली, इस तरीके से च वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, च, छ, ज, ज, यहाँ खाली है ना, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, द और न, प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। अभी यहीं तक लिखूंगा, उसका कारण है मित्रों क्योंकि आगे हम लिख नहीं पाएंगे। ये एक बार समझ लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि पेज छोटा है। यहाँ क वर्ग है, क से कहने का मतलब इसको अपन पढ़ेंगे क वर्ग, इन्हें वर्ग कहेंगे। ध्यान से देखिए आगे काम आएगा। इस वाली लाइन को क वर्ग में ये सब आ जाएंगे, क, ख, ग, ग और ये अण। इस तरीके से च वर्ग बोलेंगे तो च में कौन से आ जाएंगे, छ, ज, ज, ये खाली ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ होगा, ये ढ ढक्कन वाला है, बिंदी है। ट, थ, द, ध आ जाएगा, ये ड है। और प, फ, ब, भ, म ये हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे, तो ये 5 × 5 = 25 हो जाएंगे। ये वर्ग का पहला जो सब वर्ण होगा उसी के नाम से जाना जाएगा। क वर्ग बोलते हैं अपन, च वर्ग बोलते हैं, ट वर्ग बोलते हैं, त वर्ग बोलते हैं और प वर्ग बोलते हैं। प वर्ग बोलते हैं आपको समझ जाना है, इन पांचों की बात हो रही है। त बोलते हैं इनका हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं। ये जो 5 है, 5 × 5, इन्हें सबको स्पर्श बोलेंगे। वापस ध्यान रखना, अलग अलग बताऊंगा, इन्हें स्पर्श व्यंजन बोलेंगे और क्यों बोलते हैं उसका कारण बताएंगे आपको अगले, जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उस समय। अब अगले पेज पे चलते हैं अपन, और अगले पेज पे अपन ने म तक लिख दिया था। तो अगले पेज पे अपन चल रहे हैं, य, र, ल, व लिखेंगे। य, र, ल और व, ये जो 4 हो जाएंगे हमारे, ये 4 जो है अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जगह की कमी है इसलिए इस तरीके से पढ़ा रहे, बाकी एक साथ लिखते हैं वैसे इनको। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे इनको अपन, अंत्यस्थ व्यंजन बोलेंगे। सॉरी। फिर क्या हो जाएंगे, 4 और हैं, श, श, स और ह। ये जो 4 हैं हमारे ऊष्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बोलेंगे। और नेक्स्ट 4 और रहेंगे, अक्ष, फिर त्र आ जाएगा, फिर त्र आ जाएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, ज्य और ज्ञ, एक ही बात है। ज्य बोलते हैं इसको, वैसे जनरली क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा, और श हो जाएगा।
ये चारों हमारे क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मित्रों, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। अभी हमने इनको नाम से पढ़ा है, अभी इनको डिस्क्राइब करना बाकी है, अभी डिस्क्राइब कर लेते हैं अगले पेज पर। तो मित्रों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और स्पर्श व्यंजन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था। व्यंजन के प्रकार में पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का नाम स्पर्श क्यों पड़ा, इस बारे में बात करेंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कितनी है, 25 है। क से म तक है। कहां तक है मित्रों, क से म तक है। क से म तक में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन को स्पर्श क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं बोलते हुए या बोलते समय मुंह में जीबान, मुंह में जीभ विभिन्न हिस्सों से टकराती है या टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संख्या में 25 है, क से लगाकर म तक, यानी कहने का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अब दूसरा जो प्रकार है वो हमारा हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपको बताते हैं। अंतस्थ व्यंजन में दूसरा जो प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, सेकंड टाइप है ये, ध्यान रखना। ये पहला प्रकार था और ये दूसरा प्रकार है। तो पहले प्रकार में हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या होता है, पहले तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बोलते समय क्या होता है, बोलते समय मुंह की हवा या वर्ण, बोलते समय वर्ण का जो उच्चारण होगा, क्या होगा, वर्ण का जो उच्चारण होगा, वर्ण का उच्चारण ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कंठ के अंदर से आवाज आ रही है। कहां से, अंदर से आवाज, अंदर से आवाज प्राप्त होती है और साथ ही और साथ ही जीभ कहीं पे भी टच नहीं करती है, जीभ कहीं पर भी स्पर्श न करती है, स्पर्श नहीं करती है, नहीं करती है, कहीं पे भी स्पर्श नहीं करेगी और ऐसा प्रतीत होता है आवाज क्या होती है, अंदर से आ रही है। तो ध्यान ये रखना है। इसके अंदर कौन कौन से होंगे, राइटिंग थोड़ी मैं आशा करता हूँ आप, मैं बोल रहा हूँ उसको समझ के भी लिख सकते हैं आप। राइटिंग थोड़ा पेन की मिस्टेक है इसलिए राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वहां से आप लिख सकते हैं। और ये चार जो है ये चार जो है अंतस्थ व्यंजन के अंदर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला अपन पढ़ रहे हैं ऊष्म व्यंजन। तीसरे नंबर का जो आ जाएगा व्यंजन का प्रकार है ऊष्म व्यंजन। कौन सा प्रकार आ जाएगा, ऊष्म व्यंजन। मित्रों ऊष्म व्यंजन के अंदर कितने होंगे, तो इसके अंदर भी चार है जो हम पूर्व में लिख चुके हैं। और कौन कौन से हैं, तीनों तो स हो जाएगा हमारा, तीनों स हो जाएंगे और एक ह हो जाएगा। अब ऊष्म व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते ही क्यों है, इनका नाम ऊष्म क्यों पड़ा। तो मित्रों कहने का तात्पर्य ऊष्म व्यंजन के अंदर क्या होगा, बोलते हुए अवरोध ज्यादा होता है। क्या होता है, बोलते समय अवरोध ज्यादा होता है, बोलते समय अवरोध ज्यादा होगा, अवरोध ज्यादा है, अवरोध ज्यादा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बोलते समय
बोलते समय जीभान अलग अलग हिस्से से स्पर्श करती है। बोलते समय जीभ अलग अलग हिस्सों से स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करने के कारण क्या होगा? स्पर्श करने से हवा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। हवा गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसलिए इसे उष्म कहते हैं। हवा गर्म हो जाती है, इसलिए उष्म व्यंजन कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? इसलिए उष्म व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये बात थी इसमें। अब नेक्स्ट जो आ रहा है, चौथे नंबर का व्यंजन का जो प्रकार आ रहा है और उसका नाम है, चौथे नंबर का आ रहा है, उसका नाम है संयुक्त व्यंजन। क्या आ रहा है मित्रों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंदर क्या होगा? दो व्यंजनों के मेल से बनेगा। लिख लेना है आपको, मैं बोल रहा हूं, दो व्यंजनों के योग से बनेंगे। व्यंजनों के योग से बनने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? च, फिर क्या आ जाएगा? त्र, फिर क्या आ जाएगा? स्र, त्र के बाद स्र आ जाएगा, सॉरी ज्या आ जाएगा और स्र आ जाएगा। अब देखिए आप इसको ज्या क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे। अक्षर में कौन से मिलेंगे? क, धन, श, श, धन, अ हो जाएगा। ये मिलकर क्या हो जाएंगे? हमारे अक्षर को बनाएगा। जबकि त्र में त, धन, र, धन, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्र में त, धन, र, धन, अ मिलके बनेगा। और ज्य में देखिए ज प्लस य प्लस अ मिलके बन रहा है। तो देखिए मित्रों, इसलिए इसे ज्य कहते हैं, ज्ञ नहीं कहते हैं, क्योंकि ग नहीं है, ज है, ज्य हो जाएगा। और श्र में देखिए श, धन, र, धन, अ, ये मिलकर बने हैं मित्रों। इसलिए इनका नाम इस तरीके से बोला जाता है। इसलिए इन्हें संयुक्त भी कहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये दो या दो से अधिक व्यंजन और स्वर के मेल से बन रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगली कंडीशन में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉरी द्वितीय व्यंजन। पांचवा जो प्रकार हो जाएगा द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन के अंदर क्या होगा? तो द्वितीय व्यंजन में दो व्यंजनों के, दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर, या समान व्यंजन मिलकर बनते हैं। क्या होते हैं? दोनों समान व्यंजन मिलकर बनते हैं। दो समान व्यंजनों से मेल से बनेंगे। कैसे? दो समान व्यंजन से मिलकर बनेंगे। दो समान व्यंजनों के मेल से बनेंगे। के मेल से बने व्यंजन को कहेंगे, बने व्यंजन को कहेंगे, को कहते हैं। कैसे? तो मैं बता रहा हूं, बहुत ही सीधा साधा है ये। जैसे दोनों क आ जाएगा तो ये द्वितीय व्यंजन है आपका। दोनों इस तरीके से त लिखते हो आप, उत्तर। एक लिखते लल, लल्लन टॉप बोलते हैं अपन, लल, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे कैसे? जैसे मक्का, चक्का, इस तरीके से उदाहरण, अक्कड़, बक्कड़, इस तरीके से। अभी यहाँ पर पत्ता क्या जाएगा? पत्ता, कुत्ता, 70, इस तरीके से अपने को मिलेगा। उसके बाद एक सेकंड, इसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद इसमें गल्ला, जगह नहीं है थोड़ी, यहां लिख रहा हूं मैं, गल्ला। गल्ला के बाद हल्ला और तल्लीन, इस तरीके से जो होंगे उन्हें हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। द्वितीय व्यंजन के अंदर क्या होता है? दो समान व्यंजन जब मिलकर बनता है, समान व्यंजनों के सहयोग से बने व्यंजन को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अगले पेज पर नेक्स्ट चीज पढ़ते अपन,
और वो है स्वनिम ध्वनि। क्या है? यहाँ से प्रश्न पहले भी कई कंपटीशन में आया हुआ है, सेम नाम है, स्वनिम ध्वनि करके आया है। एक बार पटवारी के एग्जाम में 2012 के आसपास कहीं आया हुआ है, 12 या 16, मुझे एग्जाम की तारीख का था ये ध्यान नहीं है सन का, परंतु ये आया हुआ। स्वनिम ध्वनि किसे कहते हैं? स्वनिम को ही उच्चिप्त बोलते हैं। उच्चिप्त, उच्चिप्त को ही अपन ताड़न जात बोलते हैं। इसी का एक ही नाम है, ताड़न। ताड़न है, एक सेकंड यहाँ वापस अपन करेक्शन कर लेते हैं। ताड़न जात, ताड़न जात, ये एक ही नाम है इनके। इन्हें किसे कहते हैं? इसमें क्या होगा? ऐसी ध्वनि, ये ध्वनि क्या कहलाएगी? तो इसमें ड और ढ होगा, ड और सॉरी, ड और ढ जो होगी वो स्वनिम ध्वनि होगी। आपको उदाहरण में पूछ सकता है निम्न में से स्वनिम ध्वनि है, तो ड और ढ के नीचे जो बिंदी आएगी उसे हम स्वनिम ध्वनि के नाम से जानेंगे। अगला जो एक और प्रकार है, और वो प्रकार है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि के अंदर क्या होगा? आगत ध्वनि, आगत ध्वनि में क्या हो जाएगा? तो ये जो ध्वनि होगी वो क्या होगी? अरबी, अरबी, फारसी और साथ में अंग्रेजी, इन तीन भाषाओं से में प्रयोग में आने वाले वर्णों के बारे में इसके अंदर आता है। इन्हें आगत ध्वनि कहते हैं या इनसे प्राप्त हुए हैं। तो क, ख, ज, फ और क ख ग भी है इसके अंदर। क ख ग ज और फ, ये आगत ध्वनि कहलाएगी अपनी। अब इसमें क्या होगा? तो इसको उदाहरण के लिए लिखते हैं ताक, तो बिंदी आएगी नीचे। फन, तो यहाँ नीचे फ के नीचे बिंदी आ जाएगी, ये हो जाएंगे। अभी मित्रों हमारे व्यंजन हमने प्रकार पढ़े हैं व्यंजन के, परंतु व्यंजन में कुछ चीज अभी भी बाकी है जो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो उसको अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस यहाँ से अपन अगली क्लास में, अभी और बाकी है, व्यंजन में प्रकार तो पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न अभी और बन सकते हैं जो अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो अपन इस क्लास को आज यहीं पे खत्म करेंगे, और अगली क्लास में अपन व्यंजन का जो थोड़ा बहुत कुछ काम व्यंजन और स्वर का बाकी है उसको खत्म करेंगे, और फिर अगली क्लास में और आगे आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें और किसी जरूरतमंद तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आज की क्लास अपन यहीं